नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी एन लोधा। साथियों, आज का सेकंड टेस्ट है ये मेगा टेस्ट नंबर 33 साइकोलॉजी का है। पूरे ही 30 प्रश्न हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, अच्छे प्रश्न लगेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 1 के साथियों, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता है? विकल्पों को अच्छी तरह से देखिएगा। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है और अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। चारों विकल्पों को देख करके ही उत्तर दीजिएगा साथियों। देखिए, इसके पहले मैंने हिंदी का टेस्ट भी अपलोड किया है। हिंदी का टेस्ट नंबर 32वां टेस्ट अपलोड कर दिया है 30 प्रश्नों का आरबीएससी की किताब से। और आरबीएससी की किताब से जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने वाले हैं उतना कहीं से भी नहीं आएंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा। यहाँ पर देखो, प्रश्न संख्या 1 में राइट आंसर है विकल्प नंबर 4। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, क्योंकि बाकी के जो 3 विकल्प है वो गलत है। प्रत्यक्ष रूप से आप अवलोकन इसका नहीं कर सकते। अस्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन होता है। प्राणी की अभिवृद्धि जो है वो अधिगम नहीं कहलाती है साथियों। ठीक है, तो चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से अधिगम अंतरण का सिद्धांत नहीं है। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत, विषय वस्तु समानता का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत और प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो देखो, अधिगम अंतरण का मतलब होता है अधिगम का स्थानांतरण होना। तो अधिगम का स्थानांतरण सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, क्षैतिज, उधर, सरल रेखीय वक्र, कई सारी चीज़ें अधिगम वक्र में बनती है साथियों। तो एक अधिगम अंतरण के जो सिद्धांत के अंतर्गत जो चीज़ नहीं आती है उसको आपको देखना है। देखिए, औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत अधिगम अंतरण का सिद्धांत है। विषय वस्तु समानता का सिद्धांत अधिगम अंतरण का सिद्धांत है। सामान्यीकरण का सिद्धांत अधिगम अंतरण का सिद्धांत है। लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत साथियों वंशानुक्रम से संबंधित है, न कि अधिगम अंतरण से। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही हो जाता है प्रश्न 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे मित्रों। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सी बुद्धि की विशेषता नहीं है? बुद्धि कई क्षमताओं का योग है। बुद्धि की मदद से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। तीसरा है समस्या समाधान है तो व्यक्ति कल्पना से उत्पन्न सोच का सहारा लेता है। और बुद्धि से व्यक्ति विवेकपूर्ण चिंतन करता है। देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 में बुद्धि की जो विशेषता नहीं है उसको आपको देखना है। अच्छे से विकल्पों को देख लीजिए और फिर इसके सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। विकल्प नंबर 3। साथियों, बुद्धि कई क्षमताओं का योग भी होती है, कई क्षमताएं इसमें सम्मिलित मानी जाती है। इसकी मदद से ही व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य भी करता है, विवेकपूर्ण चिंतन भी इसी से करता है। लेकिन तीसरा विकल्प क्या कह रहा है? समस्या समाधान है तो व्यक्ति कल्पना से उत्पन्न सोच का सहारा नहीं लेता है, बुद्धि से उत्पन्न सोच का सहारा लेता है। तो थर्ड विकल्प यहाँ पर बुद्धि की विशेषता नहीं है। तीसरा विकल्प आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन। स्वयं के पास कारण न होने पर उसके होने की कल्पना करके क्षणिक संतुष्टि प्राप्त करना उदाहरण है मार्गांतिकरण का, विपरीत रचना का, दिवा स्वप्न का और दमन का। देखिएगा, हमारे पास कारण नहीं है लेकिन हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। तो साथियों, ये जो चीज़ें होती नहीं हैं जिनको हम मान लेते हैं कल्पना करके, थोड़ी बहुत देर के लिए हम खुश हो जाते हैं, तो उसको डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न कहा जाता है। ठीक है, डे ड्रीमिंग, फैंटेसी भी आप इसको कह सकते हो। थर्ड विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो 5वां क्वेश्चन। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा और कल्पना। तो देखिए, हमारे जो पूर्व अनुभव होते हैं उसके आधार पर हम संवेदना का मतलब होता है किसी भी चीज़ को महसूस करना। तो उसको यदि हम अर्थ प्रदान कर लेते हैं तो भाई उसको संवेदना तो कहेंगे नहीं। अर्थ प्रदान करने के बाद में उसको प्रत्यक्ष ज्ञान के नाम से जाना जाता है साथियों। अभिप्रेरणा तो एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लक्ष्य की ओर उन्मुख रहते हैं। कल्पना भी ये नहीं है। तो सेकंड विकल्प ये आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। 6ठा क्वेश्चन। बाल विकास का श्रेष्ठ सिद्धांत है। ठीक है, बाल विकास का श्रेष्ठ सिद्धांत आपसे पूछा है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन व प्रेरणा के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। और विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। तो प्रश्न नंबर 6 को थोड़ा समझ करके उत्तर दीजिएगा।
कि भाई कौन सा विकल्प आपका इसमें सही आंसर रहेगा साथियों। देखिएगा छठे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अनोन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ये सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। मतलब जो हम अनुभव वातावरण से ग्रहण करते हैं, जो परिपक्वता हमारे अंदर आती है, तो इन दोनों के बीच में अनोन्य जो क्रिया होगी उसकी वजह से विकास घटित होता है। ये सबसे बेस्ट रहेगा। चौथा विकल्प आपके छठे क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम उचित समायोजन में सहायक है, अधिगम ज्ञान मात्र का अर्जन है जीवन में। तो देखिएगा अधिगम की विशेषता नहीं है। राइट आंसर कौन सा रहेगा प्रश्न नंबर 7 में? विकल्प नंबर 4, क्योंकि ये कह रहा है अधिगम मात्र जीवन ज्ञान का अर्जन है, तो जीवन ज्ञान के अर्जन को ही हम अधिगम नहीं कह सकते हैं। हाँ, अधिगम उचित समायोजन होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है सतत, मतलब पूरे जीवन भर ये प्रक्रिया चलती रहती है लगातार। ठीक है, प्रथम विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प तीनों तो सही है, लेकिन चौथा जो कथन है ये अधिगम की विशेषता को सही से प्रदर्शित नहीं कर रहा है, इसलिए आपके चौथा ही विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो 8वां प्रश्न, मूल्यांकन प्रक्रिया में फीडबैक मुहैया कराना क्यों आवश्यक नहीं है? सकारात्मक कार्रवाई है तो विद्यार्थी की बेहतरी के लिए, सीखने के तरीके के लिए और छात्रों में रुचि विकसित न करने के लिए। देखिएगा फीडबैक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने किसी भी कक्षा का मूल्यांकन किया, किसी भी बालक का मूल्यांकन किया, अब उसके बाद में फीडबैक देते हो कि भाई हाँ आपका स्कोर अच्छा रहा, अच्छा नहीं रहा और अधिक मेहनत की आवश्यकता है, इत्यादि जो चीज़ें उसके बाद में की जाती है। तो सकारात्मक कार्रवाई इससे होती है, विद्यार्थी को बेहतर चीज़ें सीखने को मिलती है और सीखने के तरीके के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। लेकिन छात्रों में रुचि विकसित न करने के लिए, तो न करने के लिए गलत हो गया ना, रुचि विकसित करने के लिए हो जाता, लेकिन नए शब्द यहाँ गलत आ गया, इसलिए चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 में सही है साथियों। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। तो 9वां प्रश्न ये रहा आपके, निम्नलिखित में कथनों में से जो सही है उसे चुनें। ठीक है, अनुदेशात्मक तकनीक शिक्षण कला है, अनुदेशात्मक तकनीक शिक्षण अधिगम कौशलों पर आधारित विज्ञान है, अनुदेशात्मक तकनीक एक शिक्षण मशीन है और अनुदेशात्मक तकनीक साइबरनेटिक्स मनोविज्ञान है। दोस्तों आशा है आपको क्वेश्चन पेपर अच्छा लग रहा होगा। जो लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे फ़ायदा 100% मिला होगा साथियों, क्योंकि कल जो परसों जो कलाम एकेडमी का पेपर हुआ था, तो उसमें जो लगातार मुझसे जुड़े हैं किसी के भी 25 से कम सही नहीं हुए होंगे। अगर आपने पेपर को अच्छे से किया होगा तो 25 प्लस ही हुए होंगे सही से पेपर किया हो तो। देखिएगा बात करें सही कथन की, तो दूसरा, तीसरा, चौथा जो कथन है ये सही नहीं है, बल्कि पहला कथन सही है। अनुदेशात्मक तकनीक क्या है? शिक्षण कला है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 9वें में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 पर। तो चलिए 10वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अध्यापक द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य के बीच अंतर, और बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की माला व प्रगति। तो देखो प्रश्न संख्या 10 में कौन सा विकल्प आपका सही है, अच्छे से प्रश्न को देख करके सही उत्तर दीजिएगा साथियों। वाइगोस्की ने जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब JPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल प्रोक्सी, ऐसे कुछ था, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ऐसे था साथियों। तो देखिएगा ये था समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र, जिसमें इन्होंने बताया था कि बालक एक निश्चित क्षेत्र में रहकर सीखता है। तो इन्होंने कौन सा विकल्प रहेगा इनके अनुसार? चौथा विकल्प, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की माला व प्रकृति। सामर्थ्य मतलब जो उसमें योग्यता है उसको प्राप्त करने के लिए जो हम उपलब्ध चीज़ें कराते हैं, उसको सहयोग देते हैं, तो वो चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। विकल्प 4 सही है प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। आपके प्रश्न संख्या 11, विद्यार्थियों हेतु परीक्षण प्रभावशाली बन सकता है यदि वही पाठ बार बार दोहराया जाए, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाए, विद्यार्थियों के सामाजिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाए और पाठ को पढ़कर विद्यार्थी सीखे।
तो देखो प्रभावशाली शिक्षण की बात की जा रही है। अगर हमें प्रभावशाली शिक्षण विद्यार्थियों के लिए बनाना है तो पाठ को बार बार दोहराने से प्रभावशाली नहीं बनता है। पाठ को पढ़कर विद्यार्थी सीखते हैं, उससे भी प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि प्रभावशाली कब बनेगा, जब विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार उनको शिक्षण दिया जाता है। साथियों, जितना उनका मानसिक स्तर है, अगर उसी स्तर के अनुसार हम शिक्षण दे रहे हैं तो ही प्रभावशाली बनेगा। विकल्प नंबर आपका 2 जो है ये प्रश्न नंबर 11 में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 12 है, 2 नकारात्मक स्थितियों में द्वंद्व उदाहरण है। ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व, ग्राह्य परिहार द्वंद्व, परिहार ग्राह्य द्वंद्व। देखिए 3 चीज़ें होती है। 2 नकारात्मक चीज़ों को हम परिहार परिहार कहते हैं। 2 सकारात्मक चीज़ों के बीच में जब द्वंद्व होता है उसको ग्राह्य ग्राह्य कहते हैं। जब एक सकारात्मक हो एक नकारात्मक हो तो उसको ग्राह्य परिहार द्वंद्व कहते हैं। और जब एक परिहार हो एक ग्राह्य हो तो फिर उसको उसमें क्या होता है साथियों, एक तो नकारात्मक होता है एक सकारात्मक होता है। तो यहाँ दोनों चीज़ें नकारात्मक है, तो फिर कौन सा रहेगा, परिहार परिहार द्वंद्व। विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो सही रहेगा प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो चलिए 13वें क्वेश्चन को देखेंगे। यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है। हल का प्रबलन का सिद्धांत, गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत, सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत, स्किनर का प्रबलन का सिद्धांत। देखिए कथन जो कहा गया है कि भाई एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। जैसे मान लीजिए हमने किसी एक निश्चित परिस्थिति में कोई प्रतिक्रिया की, उसको हल करना हम सीख गए, यदि वैसी ही परिस्थिति दोबारा आती है तो फिर वैसी ही प्रतिक्रिया हम करते हैं। तो ये सीखने का मतलब गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत होता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो 14वां क्वेश्चन देखेंगे। नकारात्मक संवेग है भय, क्रोध, ईर्ष्या और हास्य। 4 ये यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। अब विकल्प देखो 1 2 3 2 3 4 सॉरी 1 3 4 2 3 4 1 2 3 और 1 2 4। तो भाई नकारात्मक संवेगों में इनमें से क्या क्या आएगा, भाई एक नकारात्मक संवेग में आएगा, क्रोध नकारात्मक में आएगा, ईर्ष्या नकारात्मक में आएगी, लेकिन हास्य किस में आएगा, सकारात्मक में आएगा साथियों हास्य। तो फिर इस प्रकार से पहला दूसरा और जो तीसरा संवेग है ये क्या है, नकारात्मक संवेग है। तो पहला दूसरा तीसरा मतलब तीसरा विकल्प यहाँ प्रश्न नंबर 14 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। तो 15वां प्रश्न, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इसे प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय उपरोक्त कथन को अस्वीकार करता है। संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, संरचनावाद और मनोविश्लेषणवाद। तो देखो ज्ञान विद्यमान है, ज्ञान विश्वसनीय है, इसे प्राप्त करना ही अधिगम है, इसको अस्वीकार करने वाले संप्रदाय के बारे में बताना है आपको प्रश्न संख्या 15 में। साथियों जो संज्ञानवाद है, व्यवहारवाद है, जो मनोविश्लेषणवाद है, ये तीनों तो इसका समर्थन करते हैं। लेकिन संरचनावाद में क्या कहा जाता है कि भाई ज्ञान की संरचना की जाती है। क्या की जाती है, संरचना की जाती है, प्राप्त नहीं किया जाता, संरचना करके इसको प्राप्त किया जाता है। विकल्प 3 सही है आपके प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो चलिए 16वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 16, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम सोपान है समस्या का सीमांकन, समस्या का चयन, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण और कार्य योजना का निर्माण। देखो क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों की बात करें तो इसका जो प्रथम सोपान आता है वो होता है यहाँ पर देखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम सोपान पूछा है तो सबसे पहले समस्या का सीमांकन तो नहीं करेंगे, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण बाद में किया जाएगा, तो ये तो गलत है। अब दूसरा या चौथा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं साथियों, समस्या का चयन करते हैं। भाई समस्या के चयन के बाद में ही तो योजना बनाएंगे, पहले थोड़ी योजना बना लेंगे कि भाई समस्या का चयन ही नहीं किया, पहले योजना बना रहे हो, तो गलत हो जाता है। सेकंड विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। तो चलिए 17वें क्वेश्चन को देख लेंगे। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है। रूपांतरण की योग्यता,
किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन, किसी शब्द या अवधारणा को पुनर्परिभाषित करने की योग्यता और केंद्राभिमुख उत्पादन की योग्यता। तो बताइए चारों विकल्पों में से आपको कौन सा विकल्प जो है सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं लग रहा है। साथियों, सृजनात्मकता का मतलब मौलिकता, नवीनता इनसे लिया जाता है। तो भाई रूपांतरण करना मतलब रूप परिवर्तन करना, ये भी सृजनात्मकता है। केंद्राभिमुख उत्पादन की योग्यता मतलब केंद्र से अलग हट करके कोई नई चीज़ आप बनाते हो, वो भी सृजनात्मकता है। किसी शब्द या अवधारणा को पुनर्परिभाषित कर रहे हो तो वो भी नया है, इसलिए ये भी सृजनात्मकता है। लेकिन यहाँ जो दूसरा विकल्प है किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन, ये कोई सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है ये इस क्वेश्चन में सही रहेगा 17वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। तो 18वां प्रश्न है, गेने के द्वारा दिया गया सबसे उच्च अधिगम का प्रकार है श्रृंखला अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान अधिगम और संकेत अधिगम। तो रॉबर्ट एम गेने ने अलग से कोई सिद्धांत नहीं दिया है, जो अधिगम के प्रकारों को दिया था उनको एक निश्चित क्रम में जमा दिया, वही गेने का सिद्धांत था सीखने का। तो इसमें सबसे उच्च प्रकार का जो अधिगम बताया था इन्होंने वो था समस्या समाधान अधिगम। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। 19वां क्वेश्चन है आपके, सक्रिय अनुक्रिया अनुमोदन जिसे उद्दीपन अनुक्रिया संबंध पर आधारित है वह है प्रभाव का नियम, समीपता का नियम, अभ्यास का नियम, आदतों के निर्माण का नियम। तो देखो, सक्रिय अनुक्रिया अनुमोदन जो उद्दीपन अनुक्रिया संबंध पर आधारित होता है, मतलब उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया की जाती है सक्रिय रूप से। तो साथियों ये कौन सा नियम है? प्रभाव का नियम है। ये प्रभाव या परिणाम का नियम इसको हम कह सकते हो। अगर किसी भी अनुक्रिया करने के बाद में हम उससे संतुष्ट है तो उसको दोबारा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यही होता है प्रभाव का नियम। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आरटी 2009 की अधिनियम अनुसूची में पठन पाठन के प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस व घंटे निर्धारित किए गए हैं। 200 कार्य दिवस व 1000 शैक्षणिक घंटे, 200 कार्य दिवस 800 शैक्षणिक घंटे, 200 कार्य दिवस 500 शैक्षणिक घंटे और इनमें से सभी। देखिए आरटी 2009 कहती है कि एक जो प्राथमिक विद्यालय होता है वहाँ पर कार्य दिवस तो 200 ही होते हैं, तो तीनों में 200 दे रखे हैं। लेकिन जो शैक्षणिक घंटे हैं वो 800 होते हैं, 1000 या 500 नहीं होते। 1000 तो किस में होते हैं साथियों? उच्च प्राथमिक पर होते हैं 1000। जबकि उच्च प्राथमिक पर अगर कार्य दिवस की बात करें तो कार्य दिवस भी उच्च प्राथमिक पर 220 निर्धारित किए गए हैं। विकल्प नंबर आपका जो 2 है 20वें प्रश्न में, यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। तो 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण नहीं होता है। मौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा, अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा, निष्पत्ति परीक्षण द्वारा, 2 अथवा 3। तो देखिएगा, मूक एवं बधिर मतलब जो बालक बहरे और गूंगे हैं उनकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण किससे नहीं होगा? विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों। मौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण के द्वारा इनका परीक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि देखो जो मूक बधिर बालक होते हैं वो बोलेंगे नहीं, तो फिर मौखिक बुद्धिमत्ता से उनका परीक्षण कैसे करोगे? आप अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण दोनों से उनका परीक्षण कर सकते हो। विकल्प नंबर 2, 3 से तो परीक्षण कर सकते हैं और पहले से नहीं कर सकते। तो क्या पूछा है? नहीं होता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। 22वां प्रश्न है आपके, ये देखिएगा। बालक में स्वयं ज्ञान की संरचना पर कौन सा सिद्धांत निर्भर करता है? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, निर्मितवाद का सिद्धांत। तो 22वें क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके उत्तर दीजिएगा। स्वयं ज्ञान की संरचना बालक के द्वारा की जाती है, ऐसा कौन सा सिद्धांत बताता है? देखिए, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में सोच या कल्पना का सहारा लिया जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत में उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया की जाती है। संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत में क्या होता है साथियों? अनुबंधन स्थापित किया जाता है। लेकिन जो निर्मितवाद का सिद्धांत है इसमें बालक स्वयं ज्ञान की संरचना करना सीखता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर।
तो चलिए 23वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 23 है, तर्कना की विशेषता है। तर्क चिंतन की एक प्रक्रिया है। तर्क को चिंतन का एक रूप माना जाता है। तर्क एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है और उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो देखो, तर्कना की विशेषता आपसे पूछी जा रही है। तर्कना का मतलब क्या होता है साथियों? यहाँ पे तर्क चिंतन की एक प्रक्रिया भी है, तर्क को चिंतन का एक रूप भी माना जाता है, तर्क एक जटिल मानसिक प्रक्रिया भी है, मतलब उपरोक्त सभी कथन इसमें सत्य है। प्रश्न नंबर 23 में तो फोर्थ विकल्प आपके 23वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कल्पना को मानसिक प्रस्तन किसने माना है? वुडवर्थ, बीएन झा, रायबर्न और स्किनर। 24वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइएगा कि भाई कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो देखिएगा, कल्पना को मानसिक प्रस्तन जिसके द्वारा कहा गया था वो थे वुडवर्थ। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 24वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये हमें जरूर बता करके जाइएगा। मान लो कि भाई 30 में से 1-2 प्रश्नों में आपको डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा साथियों, आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा। एनसीएफ 2005 के दस्तावेज का प्रारंभ किस निबंध के उद्धरण द्वारा होता है? सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और संस्कृति, समाज और संस्कृति और समाज और प्रगति। देखिए, एनसीएफ 2005 गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध है। तो उसमें जिस उद्धरण से एनसीएफ 2005 की शुरुआत की गई है उस उद्धरण को कहते हैं सभ्यता और प्रगति। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 25 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 26 को। तो चलिए 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है। और मूल प्रत्यय आंतरिक जैविक बल है। तो देखो, सत्य नहीं है, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। सत्य है, सत्य नहीं है, नहीं है, इन चीज़ों को विशेष तौर पे पकड़ना सीख लेना, ठीक है। गोला बना लिया करो ऊपर जब पेपर हल करो कि भाई नहीं है पूछा है पूछा है, असत्य पूछा है, सत्य पूछा है, असत्य नहीं है पूछा है, सत्य नहीं है पूछा है, इत्यादि। तो यहाँ पर मूल प्रत्ययों को आंतरिक जैविक बल माना जाता है। आवश्यकता अंतर्नोद समान नहीं होते हैं बल्कि समानांतर होते हैं। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम भी होता है, लेकिन जहाँ जो प्रथम विकल्प कह रहा है कि आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था ही होती है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो आपके 27वां प्रश्न, एरिक्सन के अनुसार बालक विद्यालय जाना किस अवस्था में आरंभ करते हैं? विश्वास बनाम अविश्वास, उपक्रम बनाम ग्लानि, समग्रता बनाम भग्नाशा और पहचान बनाम भूमिका संभ्रम। देखिए, पहचान बनाम भूमिका संभ्रम का संबंध किशोरावस्था है। तो भाई किशोरावस्था से तो पहले ही जाने लग जाता है विद्यालय, तो ये तो गलत है। विश्वास बनाम अविश्वास 0 से 1 वर्ष तक की अवस्था है, इसमें तो कोई विद्यालय जाएगा नहीं। अब 2 विकल्प है, समग्रता बनाम भग्नाशा और उपक्रम बनाम ग्लानि। तो साथियों, जो समग्रता बनाम भग्नाशा है ये तो अंतिम अवस्था होती है, 8वीं अवस्था, ठीक है। संपूर्णता को प्राप्त करके निराशा की प्रवृत्ति आदमी में जागृत होती है। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो एक ही विकल्प बचा, उपक्रम बनाम ग्लानि, जो कि बाल्यावस्था का है, 6 से 12 वर्ष। तो साथियों, इसी अवस्था में बालक विद्यालय जाना आरंभ करता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 27वें में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। 28वां क्वेश्चन है आपके। तो साथियों, प्रश्न नंबर 28 से 17 रोग का संबंध है। भूख से है, प्यास से है, थकान से है और नींद से है। स्टार कर लेना क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 17 रोग है इसका संबंध साथियों थकान से होता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 28 में सही है। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब 29वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञान से, बोध से, प्रयोग से, विश्लेषण से। तो जब भी हम किसी चीज़ को परिभाषित करते हो, किसी चीज़ को पहचानते हो, तो साथियों वो चीज़ ज्ञान के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? ज्ञान के अंतर्गत। विकल्प 1 सही है प्रश्न नंबर 29 में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है 30वें प्रश्न में।
स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निम्न में से असत्य कथन बताइएगा। बुद्धि में जी कारक का महत्व एस कारक से अधिक है। एस कारक का स्वरूप अपरिवर्तनीय होता है। एस कारक पर पूर्ण अनुभूति, प्रशिक्षण आदि का प्रभाव पड़ता है और कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो देखो, स्पीयरमैन ने जो अपना बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत दिया था उसमें दो कारक बताए थे, जी कारक और एस कारक। जी मतलब जनरल और एक मतलब विशिष्ट कारक, एस मतलब विशिष्ट कारक की बात की जा रही है, सामान्य और विशिष्ट कारक। तो यहाँ पर स्पीयरमैन द्वारा जो प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत थे उसमें इन्होंने जी कारक का महत्व एस से अधिक बताया है, सही है। एस कारक पर पूर्ण अनुभूति और प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन साथियों एस कारक अगर प्रभाव पड़ रहा है तो फिर अपरिवर्तनीय थोड़ी रहेगा, परिवर्तनीय हो जाएगा ना वो तो। इसलिए आपके जो विकल्प नंबर 2 है यही आपका सही आंसर है प्रश्न नंबर 30 में। तो कमेंट करके जाइएगा कि भाई कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, जरूर ईमानदारी से कमेंट करिएगा, ठीक है। इसके बाद में एक और वीडियो आ रहा है पर्यावरण का, वो आपके 3 बजे तक आएगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। लास्ट समय में बिल्कुल आशा है आपको ये चीज़ें ज़रूर हेल्प करेगी। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।